नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या कांग्रेस कश्मीर के चुनावों में सिर्फ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? उन दलों के खिलाफ कांग्रेस का स्टैंड क्या है जो 370 हटाने के लिए एकजुट हो गए? क्योंकि जब से गुपकार ने डीडीसी चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा किया है, तब से ही बीजेपी कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह, तो अब सीएम योगी ने कांग्रेस से कहा है कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दिल्ली और कश्मीर में दोहरा रवैया कैसे चल सकता है? और जब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है तो कांग्रेस भी बीजेपी से सवाल ही पूछ रही है, बजाय इस बात का उत्तर देने के कि क्या घाटी में कांग्रेस गुपकार के खिलाफ चुनाव लड़ने से डर रही है। हम भी इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में गुपकार पर कांग्रेस के उपकार पर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए थे, तो आज मोर्चा संभाला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस भले ही ये सफाई दे चुकी हो कि वो गुपकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी योगी ने सवाल वही पूछा कि गुपकार से गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान अपनी स्थिति साफ करे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, कि तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करते हुए जम्मू कश्मीर में धोखे से धारा 370 लगाने, अलगाववाद को बढ़ावा देने, गुपकार का समर्थन करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली और कश्मीर में दोहरा रवैया अपनाती है। कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया। सीएम ने जिन नेताओं से जवाब मांगा, उनका तो उत्तर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट जरूर किया। उसमें भी जवाब कम और सवाल ज्यादा थे। लल्लू ने लिखा कि पठानकोट में आईएसआई को बुलाने वाले, बिन बुलाए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने वाले, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में बैठकर सत्ता सुख भोगने वाले, स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के सिपहसालार आज कांग्रेस को सीख दे रहे हैं। बड़े नेता तो बड़े नेता, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी सिर्फ सवालों के साथ ही सामने आए। जो ये गुपकार गैंग है, जिसमें जो लोग कहते हैं 370 वापस लाओ और हम अलगाववादियों का साथ देंगे, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में 50 साल शासन किया है, उसे अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो धारा 370 की वापसी चाहती है, अलगाववादियों का साथ देना चाहती है, आतंकवादियों को फलना फूलना चाहती है। भूल गए क्या? पीडीपी, एनसी और शब्बीर लोन किसके कोटे से मंत्री थे? भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। महबूबा मुफ्ती जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये क्या योगी जी को ज्ञान नहीं है?
तो गुपकार में जो मीटिंग हुई, इसमें जो 3 प्रमुख लोग थे, पीडीपी, एनसी और शब्बीर लोन के बेटे सज्जाद लोन, तीनों के साथ ये सरकार बना चुके हैं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ से लेके मुशर्रफ के लिए रेड कारपेट किसने बिछाए थे? देश के विरोध में खड़े होने का जो चरित्र है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, पहले पाकिस्तानियों के साथ, उसके पहले अंग्रेजों के साथ। तो दोनों तरफ सवाल ही सवाल है, जवाब कहीं नहीं मिलेगा। हां, कांग्रेस की तरफ से एक जवाब यह जरूर आया था कि वो गुपकार समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन गुपकार गठबंधन ने डीडीसी चुनाव के लिए जो सीटों का बंटवारा किया उसमें कांग्रेस को भी 3 सीट मिली है। तो सवाल ये कि बाकी सीटों पर कांग्रेस क्या गुपकार का समर्थन करेगी? क्या गुपकार के खिलाफ लड़ने से कांग्रेस को डर लगता है? क्या कश्मीर में बीजेपी का विरोधी कांग्रेस को वोट दिला पाएगा? बयानों में दूरी और वोट के लिए सीट शेयरिंग की मजबूरी का सच क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ओंकार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आनंद प्रकाश तिवारी जी इस वक्त जुड़ गए हैं बनारस से, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक सिन्हा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संघ समर्थक हैं आप। सिन्हा जी, स्वागत है आपका। और रतन मणिलाल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत रतन मणिलाल जी आपका भी। सबसे पहला प्रश्न ओंकार नाथ सिंह जी आपसे ही है। बहुत से सवाल अमित शाह ने पूछे थे, कुछ आज योगी आदित्यनाथ ने भी पूछे। एक सवाल का सीधा उत्तर क्यों नहीं देते आप लोग कि कश्मीर में आपको बीजेपी का एजेंडा पसंद है कि गुपकार का एजेंडा पसंद है? और अगर दोनों का ना पसंद है तो फिर आपका एजेंडा क्या है? राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल पे, जो कि आपने समाचार में हेडलाइन में कहा था, सुश्री मायावती जी के पिताजी का देहांत हो गया है, उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और मायावती जी को यह आघात सहन करने की शक्ति दे। राम मोहन जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश छोड़ के जम्मू कश्मीर क्यों पहुंच जाते हैं। जम्मू कश्मीर में से उनसे क्या मतलब है? पहले प्रदेश की व्यवस्था को संभालें। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसका तो कोई समाधान करें। और जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं, खाली अखबारों में पढ़ लिया तो आप भी कूद पड़े उसके अंदर, आपको जानकारी ही नहीं है कि वहाँ पर क्या है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि बयान क्या आपका है। हमारा बयान ऑलरेडी आ चुका है कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, न उनकी किसी बात का हम समर्थन करते हैं। हम उनकी बात का ये समर्थन नहीं करते हैं जिसमें देश की अखंडता अस्मिता को आँच आ रही हो, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी आंतरिक मामले में भारत के विदेशी ताकतों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चाहते हैं और न वो आए हमारे यहाँ कोई समझौते की रणनीति अपनाएं जी। तो हम उसके कोई हिस्सा नहीं है, ना हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम प्रजातंत्र के का पालन करते हैं और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम दिल्ली डेवलपमेंट काउंसिल का, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। अब आप कहते हैं कि क्या समझौता हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसके लिए राममोहन जी इसके किया है, इसके अरे मेरी बात तो सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारा गुपकार से कोई संबंध नहीं है। सर, तो आप ही के तो जवाब दे रहा हूं जी, आपका ही जवाब दे रहा हूं कि जो आपने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपने बयान में कहा कि 3 सीटों को उन्होंने दे रखा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री जी जानते हो तो जानते हो भाई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन कैसे होता है, क्या उसकी रूपरेखा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और इसके लिए अगर आपको कायदे से AICC के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था, वो बताते आपको क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी तुच्छ बुद्धि में समझ में आ रहा है, जो मेरे पास एक सूचना है कि अगर हमने कहीं किसी से कोई समझौता किया है कि नहीं किया, मैं जानकारी नहीं है, लेकिन एक सूचना मेरे पास है कि जिस NC और PGP की ये बुराई कर रहे हैं, जिसको आप पहले कह चुके हो, कई लोगों ने कहा भी है उसके अंदर, PGP से जब ये सरकार बनाते हैं तो ये देशद्रोही नहीं है, तब वो देशभक्त होती है। NC के साथ जब इंडिया के अलायंस में होते हैं तब ये देशद्रोही नहीं है, तब वो देशभक्त होते हैं।
और अगर मान लीजिए कांग्रेस का किसी से अलायंस हो जाता है तो वो देशद्रोही हो जाती है। और आज गुपकार अलायंस की जो निंदा कर रहे हैं अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जो निंदा कर रहे हैं, तो जरा बता दें कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव डीटीसी का क्यों लड़ा जा रहा है? ये भी तो समझौता किए हैं, क्यों किए हैं बताएं? ये जनता को मूर्ख बनाने की आदत, भरमाने की आदत। अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है, इस देश को स्वतंत्र कराया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया, उसके अंदर उनको मारा गया, उनकी हत्या हुई, गांधी जी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, बेन सिंह की हत्या हुई, नक्सलवादी मोर्चे पे विद्याचरण शुक्ला की हत्या हुई, नंद कुमार पटेल की हत्या हुई, महेंद्र कर्मा की हत्या हुई, सैकड़ों हमारे क्या कहते हैं नेता मारे गए नक्सलवादी मुठभेड़ में। और आप कह रहे हैं कि हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हम देशद्रोही की संख्या में आ रहे हैं। हमको बताने की आवश्यकता है? भारत का इतिहास, कांग्रेस का जो गौरव है वो भारत के 70 साल के इतिहास में अपने आप दिखाई पड़ रहा है। सुई नहीं बनती थी, एटम बम बनने लगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली इंदिरा गांधी ने दुनिया को दिखा दिया ठीक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। आप अपनी बात और आप कह रहे हैं कि भी कांग्रेस को कुछ नहीं है। लेकिन इस सवाल का उत्तर क्यों नहीं देते कि अगर गुपकार का एजेंडा देश विरोधी है, अगर गुपकार का एजेंडा 370 और 35 को वापस लाने के लिए है और इसीलिए वो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, ये तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, ये साथ में आ गए इस आधार पे कि हमें 370 वापस लानी है। आप उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने के बजाय देखिए आप उनके अलायंस में जाके 3 सीटें ले रहे हैं। नहीं, किसने कहा आपसे 3 सीटें ले रहे हैं? आप नाम बताइए कौन कौन सीटें लड़ रहे हैं, बाकी भी नहीं लड़ना बताइए। आप जो ऐसे क्यों उड़ा देते हैं आप? नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके साइन से एक लिस्ट जारी हुई, उसमें 3 सीटें कांग्रेस को दी गई, 8-8 सीटों पे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। अच्छा, अब जो 3 सीटें आप लड़ रहे आपको हैं, बताता या तो वो खारिज कर दीजिए कि नहीं लड़ रहे हैं। अब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जी सर, जवाब ले लीजिए, जवाब मेरे भाई जवाब तो ले लीजिए। 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ था, ठीक है, उन्होंने 2 सीटें हमको छोड़ी थी। हम कितने पे लड़े थे? हम हारे चाहे जीते अलग बात, अब कितने पे लड़े थे आप बताइए? तो आप कैसे मान लीजिए उनके साइन से हमारा फाइनल हो गया? तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इतना आसान अगर ये है ओंकार जी, तो यही तो बता रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है 3 सीटें। आप फारूक अब्दुल्ला का साइन किया हुआ पेपर बता रहे हैं, हम लड़ेंगे, सब पर लड़ेंगे। तो यही तो बयान पूछ रहे हैं कि आला कमान आपका कह दे, दिल्ली से ये बयान जारी हो जाए, आपके मीडिया प्रभारी कह दें अगर राहुल गांधी को नहीं देना है। हमको क्यों बुलाया आपने? नहीं, आप आला कमान से पूछिए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश की चर्चा में, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल यह है उत्तर प्रदेश की चर्चा में यही कहते हैं जो ओंकारनाथ सिंह कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा में आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए और आप देश की चर्चा में आप देश के नेताओं से इस तरह की बात करने लगे ओंकारनाथ सिंह। और अगर आप कहते हैं कि हम कह दें, देश की 80 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है ये प्रदेश, और आप कहते हैं कि देश के मुद्दों से मतलब नहीं। यहीं से 80 सांसद चुन के जाते हैं जो प्रधानमंत्री बनाते हैं। 80 लोकसभा सीटों के बारे में हमसे बात कीजिए। तो 80 लोकसभा सीटें देश की सरकार चुनने में मायने नहीं है। इस देश की हमारा अधिकार क्षेत्र जो है इस देश की 80 लोकसभा क्षेत्रों का है, उसमें आप हमसे कोई सवाल पूछिए तो हम मनोज मिश्रा जी उत्तर देंगे। अब आपने कहा कि आपके बड़े नेता कह दें, हम आपकी बात को अपने बड़े नेता तक पहुंचा देंगे। उन्हें कह देना चाहिए, आपको लगता है? मनोज मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि हम चुनाव उन्होंने दी हैं, हमने ली नहीं अभी सीटें। जी क्या कह रहे हैं? ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं उन्होंने सीटें दी हैं, हमने अभी ली नहीं है। देखिए, मैं राम मोहन जी ओंकारनाथ जी की बात सुन रहा था, तो इन्होंने कहा योगी जी को वहां से क्या मतलब? अरे देश के एक एक राज्य से भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री, एक एक कार्यकर्ता को मतलब है। क्यों ना हो, इन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि जब 90 के दशक में पंडित वहां से निष्कासित किए गए जबरदस्त, तब ये मौन रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी बोली थी। ये जो कहते हैं ना कि इसमें हम 80 सीटों के, तब तो आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। सुनिए बात सुनिए, आप पूरी ओंकार जी आप बोल रहे थे, हम चुप थे ना, तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, आप गंभीर प्रवक्ता हैं। नहीं, आप बोले धैर्य रखना चाहिए, आप बोले। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा सदैव संवेदनशील मुद्दा इनके लिए रहा है। हम तो चिंता करते थे देश की, सारे राज्यों की,
और धारा 370 योगी जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा छल से लगा दी धारा 370। तो क्या छल से लगाई नहीं की? क्या यह स्थायी धारा नहीं थी? और हटाने के बाद गुपकार गैंग की जो पहली बैठक 4 अगस्त 2019 को हुई है, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी क्या? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो 3 सीटें आप बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में और अखबारी रिपोर्टों में भी आ रहा है, क्या गठबंधन का मतलब क्या होता है? इनसे ये पूछिए। गठबंधन का मतलब यही होता है कि हम आपको वोट देंगे, आप हमें वोट देंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कश्मीर की जनता के दुख दर्द के साथ खड़े हुए, इसमें स्वागत पूरा देश चाहता है, क्योंकि वहां माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि महिलाओं का, दलितों का, इनके सबके उत्थान के लिए, विकास के लिए हम काम करेंगे। लेकिन इनकी समस्या यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस के लोग स्पष्ट बात नहीं करते, और उससे होता क्या, देश में भ्रम खड़ा होता है। जैसे कि आप एयर स्ट्राइक पर बोले, आप स्ट्राइक पर बोले, आपको कांग्रेस की छवि की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है? आपको कांग्रेस की छवि की इतनी चिंता क्यों है? कांग्रेस के बारे में क्या भ्रम बन रहा है? इससे उन्हें नुकसान होगा या फायदा होगा? आपको इतनी चिंता क्यों है? हमें चिंता है राममोहन जी, हमें चिंता इसलिए है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल के बयान वो जो है वो हेडलाइन बनते हैं कि राहुल गांधी जी ने इस पर सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाया, राहुल गांधी जी ने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, पुलवामा अटैक को उन्होंने संदेह की दृष्टि से तेरा, पाकिस्तान के टीवी में, अखबार में हेडलाइन बनती है, इसलिए चिंता है। मैं इनकी चिंता नहीं है, हमें देश की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी देश की चिंता करती है। रतन मणिलाल जी, आज एक चीज और आज एक चीज मैं अपनी बात शुरू करना चाहता था, उससे पहले ये बता दूं कि जो आज सेना ने फिर पाकिस्तान की सीमा में घुस के मारे, लॉन्च पैड बर्बाद किए, इसके लिए देश की सेना को बधाई। और इसलिए कि ये सेना इस समय जो पराक्रम कर रही है उस पर कांग्रेस चिन्ह ना उठाए। ठीक है रतन मणिलाल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम देखिए 3 सीटें स्वीकार करेंगे, हमें तो पहले भी कांग्रेस में ऑफर की जा रही थी, यूपी में जब गठबंधन हुआ हमने स्वीकार नहीं किया। तो अभी ये इस स्थिति में है कश्मीर के अंदर कि स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर करना होता तो वहां की यूनिट अब तक कह चुकी होती कि देखिए हमें ये मंजूर नहीं। हाँ, मुझे लगता है ये थोड़ा अभी इस पे संशय की स्थिति बनाए रखना शायद पार्टी की लाइन होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पीएजीडी जो पीपल्स अलायंस ऑन गुपकार डिक्लेरेशन के साथ कांग्रेस दिखाई पड़ी है, उसके बाद से ही कांग्रेस के इस अप्रोच पे सवाल उठने लगे हैं कि जब ये पार्टियां धारा 370 को दोबारा वापस लाए जाने के पक्ष में एक कैंपेन चलाने जा रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का रुख स्पष्ट होना चाहिए। जब ये सवाल उठने लगा उसके बाद शायद कांग्रेस की तरफ से ये विचार ज़रूर हुआ होगा कि शायद उन्हें इस मामले में अपने आप को पीएजीडी से अलग दिखना चाहिए। इसीलिए ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि 3 सीटों का ऑफर हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो सारी सीटों पे लड़ें। कांग्रेस द्वारा एक तरफ तो इस अलायंस को, जो कि मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बनी है, एक तरफ तो उस अलायंस के साथ दिखने की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में ही क्यों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने आप को एक बड़े विपक्षी दल के तौर पे पेश करने का एक राजनीतिक कारण है। तो शायद जम्मू कश्मीर में ये कारण 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अलावा सारे देश की जो भावना है 370 को लेकर, उसके साथ भी दिखना है। तो एक तरफ तो हम अलायंस के साथ हैं, और दूसरी तरफ हम अलायंस के साथ होने के बावजूद सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये मुझे लगता है 2 नावों पे पैर रख कर राजनीति करने वाली कुछ रणनीति अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे चल के कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा अभी ये क्लियर नहीं है। और ओंकार सिंह जी की एक बात बिल्कुल सही है कि शायद उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता होने के वजह से वो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और जम्मू कश्मीर के स्तर पर क्या सोच रही है ये जवाब देने की स्थिति में वो शायद ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक इसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन और ऐसे एलिमेंट्स के साथ दिखने की वजह से जो पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है, उससे नुकसान पार्टी को हर जगह होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई प्रदेश हो। इसलिए
कांग्रेस के सभी नेताओं को सभी राज्यों में इस बात से कंसर्न होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पे जो उनकी पार्टी का रुख है उसकी वजह से पार्टी का फ़ायदा या नुकसान केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है। और मुझे लगता है 370 को हटाए जाने के बाद जिस तरह से पूरे देश में उसको वेलकम किया गया था, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि इस विषय पर उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आनंद प्रकाश तिवारी, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? स्टैंड क्लियर होना चाहिए? जो यूपी में कहें, जो दिल्ली में कहें, वही जम्मू कश्मीर में भी बोलना चाहिए? सर ऐसा है कि पहली बात तो समाजवादी पार्टी का तो वहां से हमको लगता है कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन समाजवादियों की एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि है। उस हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लोकतंत्र का हनन किया है, जनतंत्र का हनन किया है, एकाएक जबरदस्ती वहां पर पूरे प्रदेश को एक जेल में मतलब तब्दील करके और संगीनों के साये में जिस तरीके से वहां उन लोगों ने 370 हटाया है और तरह तरह के उपक्रम वहां कर रहे हैं, बांटा है, पूरे प्रदेश को बांट दिया है, यह कहीं न कहीं से गलत था। आज भी हम कह रहे हैं कि गलत था। ये अगर करना है तो वहां की जनता का जिस पर उनसे हमारा समझौता भी हुआ था, वहां की जनता का राय लेना जरूरी था। और आज की तारीख तक वहां की जनता से राय लिया ही नहीं जा रहा है। हम उस जनता का हम उन लोगों का हित कर रहे हैं जिसे जब उनको जेल में कैद करके हम उनसे उनके हित की चिंता कर रहे हैं। एक कहां का न्याय है, एक कहां का जनतंत्र है? तो एक बात तो ये गलत है। और उसके बाद तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तुम देश में जितने भी इन्होंने अलायंस किए हैं, त्रिपुरा उठा के देखिए, मणिपुर उठा के देखिए, नागालैंड उठा के देखिए, कश्मीर उठा के देखिए, पंजाब उठा करके देखिए, तो आप जो करते हैं तो वह तो राष्ट्रवाद हो जाएगा, वह तो देशभक्ति हो जाएगी। सारे राजनीतिक दलों की अपनी सोच होती है, अपनी रणनीति होती है, और उस सोच और रणनीति के तहत वो अपना अलायंस करते हैं, वो करते हैं। और हम किसी पार्टी को हम किसी अलायंस को एक कहने वाले कौन होते हैं कि वो देशद्रोही है? अरे निर्वाचन आयोग ने उन्हें बाकायदे मान्यता दी है, जिस भी दल की मान्यता। हाँ ठीक है, हमारी उससे सहमति हो सकती है, हमारी उससे असहमति हो सकती है, लेकिन हमको एक कहने का अधिकार नहीं है कि एक कोई देशद्रोही है और जो कोई ये देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। तो इसलिए जो भी वहां हो रहा है, जो भी सिचुएशन वहां निकल के आ रही है, एक तो ये है, पहली बात तो वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत करा लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वहां से पूछ लीजिए कहां क्या करना है उनको। यही पाकिस्तान कहता है, यही पाकिस्तान की भाषा है जिसको अपोज करते हैं अशोक सिन्हा। बिल्कुल, जनमत कराइए, जनमत संग्रह कराइए। आप बहुत सुंदर, आप उनकी राय लीजिए। या अखिलेश जी से पूछ लेना एक बार, या आपकी बात मान लूं मैं। देश की एक पार्टी कौन होती है कि एक ही का पूरा राय लेने के लिए, एक ही का पूरा राय लेने के लिए पूरे प्रदेश का? देश की संसद होती है, संसद ने तय किया है बहुत कुछ। अशोक सिन्हा जी, ये देश के साथ विश्वासघात। अरे संसद ने, अरे बाबा, संसद ने कहां के लिए तय किया है? जहां के लिए तय किया है आप वहां के लिए राय लिए हैं कि नहीं लिए हैं राय? आप वहां का राय लेना जरूरी था, मस्त था। कश्मीर से हमारा समझौता हुआ था। तो ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड मान ले। लेकिन अशोक सिन्हा जी, आपका क्या कहना है? क्या जो बारीक लकीर है जम्मू कश्मीर को लेकर कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, विपक्षी दल उसमें चूक कर जाते हैं, या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं? उनके बड़े नेता जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कोई बड़ी बात ना तो ये कह रहे हैं कि हम 370 के साथ हैं, ना ये कह रहे हैं कि हम 370 के खिलाफ हैं, ना ये कह रहे हैं कि गुपकार गैंग ठीक काम नहीं कर रहा, उनका एजेंडा गलत है, ना ये कह रहे हैं कि उनका एजेंडा ठीक है, चुपचाप है। कश्मीर के विलय के समय महाराजा हरि सिंह गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरे कश्मीर के एक छत्र राजा थे, और पावर ऑफ एक्सेशन पे जो उन्होंने दस्तखत किया है उसमें कोई शर्त नहीं है। जो हस्ताक्षर अन्य स्टेट्स के शर्तों पर हुआ वही कश्मीर पर हुआ था।
अब ये बात अलग है कि संविधान सभा में बहस करते समय कोई इसके राय में नहीं था, मगर नेहरू जी के विशेष जीत के और फारूक अब्दुल्ला के दोस्ती के कारण से जो उन्होंने एक टेम्पररी, खुद ही कहा उन्होंने कि एक टेम्पररी प्राविधान है जो घिसते घिसते घिस जाएगा, यह बात आई थी। हालांकि अंबेडकर जी इसके पक्ष में नहीं थे और कोई नहीं था इनके पक्ष में। तो ये जो समझौता हुआ बिना शर्त है, और कश्मीर अभी पूरा हमारे पास नहीं आया है। आज देखिए कि इंद्रेश जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने घोषणा की है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वो संरक्षक हैं, कि हम पीओके से ही मांग आएगी कि हम भारत विलय चाहते हैं और पीओके भी भारत में आना चाहिए। ये बात स्पष्ट कर दी। संघ भी इस पक्ष का है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अविभाज्य अभिन्न अंग है, परंतु गुपकार रोड पर बने हुए फारूक अब्दुल्ला के बंगले में जो समझौता हुआ है, और उसमें जो 2-3 बातें उभर के आई कि पहली बात कि यह गुपकार समझौता विदेशी ताकतों का दखल कश्मीर में चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, 370 और 35A को वह बहाली चाहते हैं, जो अब बीते समय की बात है, हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात है कि कश्मीर को अनेक मामलों में देश से अलग रखना चाहते हैं, बिल्कुल भारत से अलग, कुछ मामलों में भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये तीनों बातें पूरे देश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और संविधान के अंतर्गत ही वहां पर देश की इच्छा और संविधान के प्राविधानों का पूर्णतः पालन करते हुए वहां पर धारा 370 और 35 से समाप्त किया गया है। जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, आप संघ के लिए कांग्रेस भी अपनी पार्टी है और बीजेपी भी अपनी पार्टी है, सपा भी अपनी पार्टी है, वहां कोई पक्ष नहीं है अलग से, सबका सब एक है। परंतु यदि कोई दल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यदि कोई दल इन तीनों उपरोक्त प्राविधान जो हमने बताया इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध रखती है, जबकि स्पष्ट है कि जो वहां उस बंगले पर समझौता हुआ है उसमें वहां के कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, परंतु छोटा वहां का प्रतिनिधि था, दस्तखत उसके भी हैं, और उसी समझौते के अंतर्गत इस चुनाव के बारे में जो समझौता हुआ है, यह तय हुआ है कि सब लोग मिल करके भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लड़ सकते हैं, चाहे तो लड़ें। परंतु जो ओंकारनाथ सिंह जी ने बात कही है पहले मैं बहुत खुश हुआ इनकी बातों से। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम गुपकार समझौते के अंतर्गत हम नहीं आते हैं और हम उनके साथ नहीं हैं, हम विदेशी ताकतों को नहीं दखल देना चाहते। बहुत स्पष्ट बात कही है उन्होंने। परंतु क्या उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता होने के पहले केंद्र से भी बात करनी होगी। बहुत बढ़िया बात कही ओंकार सिंह जी के बात का मैं समर्थन करता हूं। अगर उन्होंने कहा है कि हम इस गुपकार समझौते के अंतर्गत नहीं है, हम इनको समर्थन नहीं देते हैं, हम चीनी दखल नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी दखल नहीं चाहते, साफ साफ कह दिया, और चुनाव हम 17 सीट पर लड़ेंगे। परंतु थोड़ा संदेह होता है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में, अगर संशय बना हुआ है, और यह कांग्रेस का एक पुराना रोग है, वो संशय बना रहना एक इस समय की स्थिति है। और परिस्थिति देश परिस्थिति काल के अनुसार होता है। एक है भी कि एक व्यक्ति को सजा मिली थी, एक ही दंड में 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, या तो 100 प्याज खा लो, या 100 रुपए दंड देके छूटो, या 100 जूते खा लो। और संशय में उस व्यक्ति ने तीनों सजाएं भुगती। तो संशय राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को होने के कारण से अपनी स्थिति यथास्थिति तुरंत स्पष्ट करनी चाहिए, और जो ओंकार जी ने कहा है वही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं ओंकार जी से पूर्णतः सहमत। ठीक है ओंकार जी, समस्या इसी भ्रम में होती है। अगर आप कह रहे हैं कि आप वहां पे सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो स्वागत है, एक राष्ट्रीय दल है आप, और आपको अपने एजेंडे पर, अपने मुद्दों पर, कश्मीर के विकास के नाम पे अच्छी तरह से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार भी है, और आप उसमें लड़िए भी। लेकिन जब बीजेपी आपकी इतनी चिंता करने लगती है कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी और जनता में भ्रम जा रहा है, इतना तो आपके अपने नेता नहीं कर रहे हैं जितना गृह मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, सब लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। देखिए, आप किस तरह का बयान चाहते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता, प्रभारी मीडिया के जो हमारे हैं, सुरजेवाला जी ने बयान दिया है कि गुपकार अलायंस का कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं है। तो अब इसके बाद कोई बात रह गई। और जहां तक समझौतों की बात होती है,
तो जरा पीछे चले जाइए। एनडीए में पहले जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए, कई दल ऐसे थे जो भाजपा की कई नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने समझौता किया, चुनाव लड़ा, सरकार में शामिल हुए। नीतीश कुमार जी गवाह हैं, जॉर्ज फर्नांडीज हैं, ये सारे लोग, शरद यादव जी हैं, ये सारे लोग, कई ऐसे इश्यूज थे जिसमें बीजेपी के साथ समर्थन में नहीं थे लेकिन सरकार में थे। तो समझौता जब होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है। मैंने आपसे पहले बताया कि मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर कांग्रेस कितनी सीटें लड़ रही है, लेकिन जो आपने कहा कि 3 सीटें आपको दी गई हैं, तो मैंने आपको बताया कि 2 सीटें सपा बसपा ने हमको दी थी, लेकिन हम जो है कितने पे लड़े आप जानते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पर क्या रूपरेखा है उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है कि आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का दखल कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कभी भी कांग्रेस ने 370 को स्थायी रूप से रखने की वकालत की हो। आपको बता दें 70 के 80% तक तो कांग्रेस जमाने में ही 370 समाप्त हो चुका था। पहले जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था, उसको मुख्यमंत्री किया उन्होंने। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हुआ करते थे, विधानसभा का 1 सदन किया और उसमें 24 सीटें पीओके के अंदर जो हमारा कश्मीर जो पकड़ा उनके कब्जे में है, उसकी 24 विधानसभा में सीटें रिक्त हैं। अब मैं नहीं जानता कि जो यूनियन टेरिटरी इन्होंने किया है, जिसमें लद्दाख को कर दिया और जम्मू कश्मीर को 1 कर दिया, वो 24 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं कि नहीं है। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई, उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई कि प्रदेश का विकास होगा। भाई आपने साल भर 1.5 साल से कौन सा विकास कर दिया? आपने यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स को पोस्ट तक आप नहीं कर पाए वहाँ पे, और जो आपके वहाँ ऑफिसर्स हैं उनका कैडर क्या है ये भी आपने नहीं बताया। जो यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर्स यहाँ दिल्ली से जा रहे थे उनको रोक दिया गया कि आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आपकी खुद ढुलमुल नीत है। आप अभी तक चुनाव नहीं करा पाए विधानसभा का, जो आपका क्या कहते हैं वो था ये यूनियन टेरिटरी में जो आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये किस दिन आएंगे सामने, ये तो आप खुद बताओ ना कैसे होगा। इस तरह से आप जनता को गुमराह कर रहे हो। बताइए आपने, मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं। मुंबई में 2016 में दाऊद इब्राहिम की पत्नी आई, 4 दिन रुक के चली गई। किसने उनका वीजा दिया? किसने उनको जाने दिया? इस पर कभी आप नहीं बोले। क्या तरीका है? आप इस तरह से कांग्रेस को बदनाम करते रहते हो, कांग्रेस के इतिहास को आप बदनाम करते रहते हो। आप चीजों को विषय पर बोलो ना, कुछ बोलो कि हाँ हम ये कर रहे हैं और कांग्रेस ये नहीं करने दे रही है। हमने कभी कहा आपको 370 में क्या हमने खिलाफत की थी लोकसभा में? क्या हमने राज्यसभा में वोट नहीं किया था आपको? हमने उस स्थिति को, जो तरीका आप लाए थे, उसका विरोध किया था। उस विरोध को हमने दर्शाया था। आप क्यों बार बार दिखाते हो जैसे कि आप ही राष्ट्रभक्त हो? आप कौन सा राष्ट्रभक्त थे भाई? जब हम देश आजाद करा रहे थे तो आप अंग्रेजों के साथ थे, और तब आप क्या कहते हैं, उनको राय दे रहे थे कि इस आंदोलन को ऐसे कुचल दो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कि दोबारा कांग्रेस हिम्मत तक कर पाए। ठीक, तो अब इस मनोज मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी है। उसके बाद भी हमने जब सरकार बनी, देखिए ओमकार नाथ जी जो बात कह रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए 70 साल तक जब आप पूर्ण बहुमत पे थे और करीब करीब 400 को पार कर गए थे लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या, तब क्यों धारा 370 बनी रही? ये बताइए। अगर ये इतने ही राष्ट्रभक्त थे और धारा 370 से सहमत नहीं थे तो इस अस्थायी धारा को इतने समय तक खींचा क्यों गया? वो तो श्रीमान मोदी जी की सरकार ना आई होती और श्रीमान अमित शाह जी ने अगर कड़ा स्टैंड ना लिया होता तो इस देश में भी 100 साल तक धारा 70 चलती अगर कांग्रेस इस तरफ चाहती थी। ये देश कन्विंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के लोग जाने अनजाने, ये नहीं कह रहे कि जानकर, सुनिए, जाने अनजाने। बोलूं जरा सा, 1 सेकंड देंगे हमको? अभी रुकिए, आप बोलिए, आपका नंबर आएगा। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस के लोग जाने अनजाने राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी ताकतों के साथ, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या ये देश नहीं जानता? और एक बात बताइए, आप जो एक्ट करते हैं, आप खुद खुश हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने एक्ट से खुश हो सकती, कांग्रेस अपने एक्ट से खुश हो सकती, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है ये भी तो महत्वपूर्ण है। देश की जनता जानती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति के चलते साहस नहीं है कि आप कोई ऐसा निर्णायक कदम कर सकें जो राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आता हो। आप राष्ट्रभक्त हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आप डरते हैं तुष्टीकरण के चलते। और आज जो आप 44 पर और 50 पर पहुंचे हैं, इसी दोहरे मानदंड के कारण पहुंचे हैं। श्रीमान योगी जी ने केवल ये कहा है
कि आप जम्मू कश्मीर में कोई और भाषा बोलते हो और दिल्ली में आके कुछ और बोलते हो। ये क्यों भ्रम पैदा हुआ इस देश के अंदर कि आप कश्मीर के अंदर लगातार दोहरा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ओंकार जी को वो पॉइंट जो वो कह रहे थे वो कह लेने दीजिए, फिर लौट के आ जाऊंगा। ओंकार जी बोलिए। हमारे मित्र ने एक बात कही कि आपने 400 सीटों से ऊपर मिला था राजीव जी के जमाने में, आपने क्यों नहीं कर दिया था? समय हर चीज का होता है, हमने कितना कम किया था मैंने आपको बताया, और आप इसको पूरा खत्म करने की बात करते हैं। उसमें देश कितने संकट से गुजर रहा था मनोज मिश्रा जी, देश कितने संकट से गुजर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए, मैं आपको भी उसी जवाब दे रहा हूं। एक प्रधानमंत्री जी की हत्या हो चुकी थी और दूसरे आसाम जल रहा था, पंजाब जल रहा था। आप क्या चाहते हैं हम कश्मीर भी जलना शुरू करा देते? आप थे तो 1989 में, 1989 में आपने इनको जनता दल को समर्थन दिया था। क्यों आपने क्या कहते हैं जब क्या वहां से पंडित भागने लगे तो क्यों नहीं आपने समर्थन वापस ले लिया? आप क्यों नहीं समर्थन आपने वापस लिया बताइए? आप तो समर्थन दे रहे थे। आपने समर्थन तब लिया वापस जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के हत्याचार रोके गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। चले ड्रामा करने के लिए आप लोग। पंजाब जल रहा था, आसाम जल रहा था, आपकी जिम्मेदारी थी। आप उस समय सत्ता में थे, केंद्र में थे, प्रदेश में थे। ये जो उसी को तो ठीक कर रहे थे। पंजाब ठीक किया, आसाम ठीक किया, सब ठीक कर रहे थे उस समय। आसाम में सरकार बनवाई, पंजाब में सरकार बनवाई। आप क्या बात करते हैं? नहीं थी, ये सब कांग्रेस का शासनकाल था, इसमें ये सब हुआ। पंजाब की समस्याएं कांग्रेस की देन थी। भिंडरा वाले को कांग्रेस ने खड़ा किया था, जो इनको होम मिनिस्टर यानी जल सिंह को कंट्रोल करने के लिए। अब किसने खड़ा किया था ये तो इतिहास बताएगा। ठीक है, ये तो इतिहास बताएगा किसने खड़ा किया था मित्र, और इतिहास आपको भी देख रहा है। जब आप पूरा कर लोगे तो आपका भी आकलन होगा। बहुत सी चीजें परसेप्शन से चलती हैं, बहुत सी चीजें परसेप्शन से चलती हैं, और इस देश में जब वोट पड़ता है तो वो परसेप्शन बड़ा काम आता है। क्या बीजेपी की कोशिश आपको ये दिखती है कि एक बार फिर से वही परसेप्शन खड़ा किया जाए? वो 3 सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी के प्रेशर में वापस हो जाएंगे कि लड़ेंगे? सारी सीटों पे क्या होगा, या एक तरह से मौन समर्थन गुपकार को हो जाएगा? वो तो अभी हम देख लेंगे, 1 दिसंबर कोई चुनाव है, दूर नहीं। लेकिन वो परसेप्शन फिर से बीजेपी बिल्ड करना चाहती है, और यही वजह है कि गृहमंत्री जो बात कह चुके हैं उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा दोहरा रहे हैं प्रेस के सामने। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से प्रमुख निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर ले आई है, और तमाम सारे प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, तमाम सारे प्रदेशों में सहयोगी सरकारें चल रही हैं, तो ऐसे में अपने आप को पूरे भारत का और सभी राज्यों का एक प्रमुख राजनीतिक प्लेयर होने के नाते उनका सबसे पहला एक राजनीतिक राइवलरी तो कांग्रेस के साथ ही होगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा बाकी सब तो रीजनल पार्टीज़ हैं, कोई एक स्टेट तक सीमित है, कोई एक स्टेट तक सीमित है। इसीलिए मुझे याद पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मजबूती पिछले कुछ 4-5 सालों में हासिल की है, और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कांग्रेस को ही लगातार निशाने पे रखा है, उसके पीछे का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लंबे समय तक देश में प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर जो हावी रही थी, कांग्रेस का काम करने का कल्चर, कांग्रेस का शासन में बने रहने का एक जो स्वभाव था, उसको डिमोलिश करना, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था, जिससे कि लोगों के मन में जो एक भाव आ गया था कि शासन करना तो केवल कांग्रेस पार्टी के ही बस की बात है, कि तमाम सारे राज्यों पर भी शासन हो और केंद्र पे भी शासन हो। इस परसेप्शन को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मूल मंत्र रहा है, जो आज भी है। आज जब 3-4 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी पावर में है, भले ही बीच बीच में तमाम सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के केंद्र में और उनके राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप का अभाव है, काफ़ी खींचतान मची हुई है नेताओं के बीच में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने को प्रेजेंट करती है एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पे, उसको डिमोलिश करने के लिए परसेप्शन बनाना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी में देश को एक साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है।
देश का हित वो नहीं सोच पा रही है। और ऐसे में कांग्रेस को अगर कॉर्नर कर लिया जाता है और अगर उनके तरफ से एक भी गलती हो जाती है कहीं भी, चाहे वो बयानों में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को लेकर हो, या किसी और जगह कुछ ऐसी चीज़ों का समर्थन हो जाए जहां पे पाकिस्तान और चीन से भी समर्थन मिल जाए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी अनकंफर्टेबल चीज़ हो जाती है कि वो बाकी देश के लोगों के सामने अपनी सफाई ही देती रहे। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि परसेप्शन का जो ये एक पूरा माहौल है, अक्सर यही होता है कि जब बना रहे बल्कि आगे और मजबूत कोई दल अटैक करता है तो सामने वाला दल खुद को बचाने की कोशिश करता है। उस डिफेंस में अगर आपसे गलती होती है पॉलिटिकली, बिल्कुल तो डिफेंसिव पे आ जाते हैं, तो उसको बाद में कैश कराने में बीजेपी बहुत माहिर है। और वो पिछले चुनावों में भी देखा। आनंद प्रकाश तिवारी जी, बिल्कुल अभी तो आप रेफरेंडम से आगे बढ़े होंगे। मेरा सवाल यही था आपसे पहले भी कि स्थिति क्लियर होनी चाहिए किसी की भी। जनता का हित, कश्मीर की सारे दल कहते हैं कि हम चाहते हैं वहाँ के लोगों का विकास हो, ये सारे दल कहते हैं। आप जब रेफरेंडम की बात कहते हैं तो एक सवाल आपको, जो सेना के जवान वहाँ तैनात किए जाते हैं उनकी बंदूकों से तो डर लगता है, लेकिन इससे पहले का जो माहौल है, जो टेररिस्ट की बंदूकों के साए में वो बेचारे रहते हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनकी बंदूकों से डर नहीं लगता है आपको? एक बात तो सर ये देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो जिस तरीके की थिथरई भारतीय जनता पार्टी करती है उससे तो देखिए मुकाबला करना मुश्किल है। एक बात ये बताइए, हम तो बार बार कहते हैं ना, हम जनतंत्र की हिमायती हैं। जनता, जिस जनता के हित की हम बात करते हैं, जिस जनता की बात कर रहे हैं आप, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, हम उसके शासन की बात करते हैं, उस जनता का राय तो लेना पड़ेगा। उस जनता का मंशा क्या है, वह जनता क्या चाहती है, ये तो आप राय लेंगे। हम जबरदस्ती किसी को थोपेंगे किसी के ऊपर? और पुलिस के और सेना के संगीनों से डर नहीं लगता है किसी को, लेकिन आप पूरे प्रदेश को आप कैद कर दोगे, घर से निकलने नहीं दोगे। आप उसके 2-2, 3-3 मुख्यमंत्रियों को आप कैद कर दोगे, घर से निकलने नहीं दोगे। ये कौन सा जनतंत्र है? हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और उसके बाद इस पर एक व्यापक दृष्टि बननी चाहिए। जितने आपके राष्ट्रीय दल हैं, जो भी आपके दल हैं, ये सारे दलों को एक साथ बैठा करके, सारे राजनीति के ऊपर सोचने वाले लोगों को एक साथ बैठा करके राय बनानी चाहिए। एक पार्टी विशेष, एक दल विशेष इतना बड़ा फैसला ले लेगा, इतना बड़ा फैसला ले लेगा, अब समस्या ये ना, 70 साल उसी पे तो राय बनाते रह गए आप लोग। आप भी तो यूपीए के साथी थे, आप लोग सब लोग मिलकर राय बनाते रह गए। मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी राय बनाई सबके साथ मिलकर, समाधान नहीं निकाल पाए ना। अब ये सरकार कोशिश कर रही है, अगर ये भी फेल रहेंगे तो इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, 1947 से लेके 1953 से लेके 1956 से लेके लगातार उसमें विकास क्रम को आप उठा करके देखिए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी था जिसने हिंदुस्तान को कस करके इस तरीके से आज खड़ा किया है कि 6 साल से लूट रहे हैं, उसके बावजूद भी लूट नहीं पा रहे हैं। देश खड़ा है और अपनी जगह खड़ा है देश। ये जनतांत्रिक मूल्यों का मामला है ये पंडित नेहरू की देन है ये, और सारे समाजवाद केंद्रित जो विचारधारा की देन है कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान विरोधी तो ये कहते हैं बार काटने, कि पंडित नेहरू की चूक ना होती तो पीओके भी अलग नहीं होता। नहीं, हर चीज का ऐसा है नहीं जो पंडित नेहरू के उस समय की मांग थी। हम अपने देश में दूसरे देश के लोगों को बुला करके चुनाव प्रचार नहीं करवाते हैं। हम किसी देश में जाकर के चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। ये हम किसी भी देश की अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होने देंगे, और हम भी इसके लिए जरूरी है कि हम भी किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। आज यही कारण है कि नेपाल आपके साथ चला गया है। नेपाल आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, लंका आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, कोई भी आपके आसपास का देश आपके साथ नहीं है। आपके उस सपनों में आप जी रहे हो। एक केवल दल विशेष पूरे देश का इतना बड़ा फैसला कर लेगा, गलत है।
होना चाहिए था तो आप उनकी राय से करो, आप उनकी राजकुमारी करो, आप उस उनसे बात करो। दल विशेष को देश की जनता ने मैंडेट दिया है फैसले करने का। क्या विकास करने जा रहे हो, क्या जरूरी है? ये बोल क्या रहे हैं अशोक सिन्हा जी, राम मोहन जी, एक निवेदन है कि किसी भी अहरे गहरे को चैनल करीब से राष्ट्रीय समस्याओं की समझ नहीं है। ठीक है। आप अहरे गहरे आप होंगे जनाब, ठीक है आप होंगे अहरे गहरे। मैं अशोक सिन्हा जी, निवेदन करना माफ कीजिएगा। जो हमारे पैनलिस्ट भाई हैं, आप बुजुर्ग जैसे सबसे दिखाई ये पड़ते, अनुरोध लेकिन करता हूं। भारतीय जनता जी। पार्टी, सबसे ये अनुरोध, भारतीय हाथ जनता जोड़ के पार्टी ये की अनुरोध कर खराई रहा से हम हूं लोग वाकिफ हैं कि कश्मीर की समस्या को और आप लोगों का जवाब दलों की समस्या न माने, ये देश की समस्या है। और इस समय जो अभियान चलने जा रहा है कि पीओके से ही विद्रोह करा के उसको भारत कौन सा अभियान चला रहे हो? पूरे देश को तोड़ने का अभियान चला रहे हो, देश का अंग बनाना, पैदा करने का अभियान चला रहे हो। पार्टियां अभी इसमें अभी सहयोग बिहार में क्या किया है? और जनता की सहयोग हत्या करने करके का, और जनता की पीओके को हत्या भी करने भारत का में अभियान चला रहे हो। मिलाए, चुनाव वगैरह होते रहेंगे, जी, चुनाव लड़ते रहेंगे, दलों के अंदर मतभेद हो सकता है, तो यह मतभेद इसमें भुला करके आप चीन के बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं देख रहे हैं हम आपको। भारतवर्ष में विलय कराने के आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। आपने केवल जनतंत्र की हत्या का आपने जो वो अपना बीड़ा उठा रखा है, अपने थेथरे से बाज आइए। कोई जनतंत्र की हत्या नहीं हुई है, मैं बता दूं, जनतांत्रिक ढंग से हो रहा है। चुनाव जनतांत्रिक ढंग से हुए थे जब मोदी जी चुन के आए थे, और इसी जनतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत से कश्मीर को जो देश के हाथ से जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, उसे अब पूरी तरीके से भारत के साथ विलय किया गया है और सारी धाराएं जो बाधाएं थी वो समाप्त कर दी गई है। भाइयों, आगे की सोचिए, आगे पीओके को लाने की बात कहिए, आपसी मतभेद भुला करके यह देशहित का मामला है, पार्टियां बाद में है, भारतवर्ष पहले है, और इस भारतवर्ष को पहले रखते हुए पीओके को भी भारत में लाने के लिए अभियान में सम्मिलित होइए। हमारे संविधान में भारतवर्ष नहीं है, हमारे संविधान में भारत है। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। आपको समझाना पड़ेगा, यहाँ भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के दिल में भारत इंडिया, भारत देश है भैया, देश को वर्ष कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, संशोधन कीजिए फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि सब ये कहते हैं कि भारत के लिए बात होनी चाहिए, विकास के लिए बात होनी चाहिए, देश विरोधी बात नहीं होनी चाहिए, कश्मीर के डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, लेकिन अंदर अंदर आप क्या करते रहते हैं इसकी भी समझ अब देश की जनता को हो चली है। वो पढ़ती भी है, समझती भी है और उस हिसाब से फिर फैसले भी करती है। इसलिए कोई चीज़ गुपचुप कर लेंगे तो वो पर्दे के पीछे रहने वाली नहीं है। और यही राजनीतिक दलों को मेरी सलाह है कि वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जनता सब देख रही है, उस आधार पर ही निर्णय ले रही है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।